हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से फिजिक्स पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज 12वीं की फिजिक्स में बेहद ही खास बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। और अगर परीक्षा की बात करें तो ऐसी कोई भी परीक्षा मैं तो कहूंगा कि इस प्रश्न से वंचित रहे तो उस परीक्षा को अपन कहते हैं कि वो थोड़ा सा कम करके आंकी गई है। इसलिए आज का वीडियो जिसने नहीं देखा मैं तो ये कहूंगा कि वो जो है फिजिक्स का एक बेहद ही खास चैप्टर पढ़ना भूल गया। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिलेटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं और बढ़िया उनकी जानकारी लेने के लिए द्विवेदी फिजिक्स लगातार देखिए। चलिए आज बात करते हैं कि किस मैटर पर हमको अपना ध्यान एकाग्र करना है। तो वो है बच्चों, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ये कैपेसिटी क्या होती है, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे ज्ञात करते हैं। और जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा जो बेसिक गाइड है वो ये है कि संधारित्र वह युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम किसी चालक की या किसी सर्किट की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, जबकि उसमें कोई हमको आयतन या आकार बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। तो ऐसा करते कैसे हैं? अब ये जो विद्युत परिपथ है ना बच्चों, तो उसमें हम संधारित्र को कनेक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। कितना कैपेसिटी का हमको कॉम्बिनेशन करना चाहिए। कभी हमको जरूरत पड़ती है कि धारिता को घटा दें, कभी हमको जरूरत पड़ती है कि धारिता को हम बढ़ा दें। तो ऐसा करने के लिहाज से एक जो टर्म यूज होती है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आज हम इसी मुद्दे पर अपना ध्यान एकाग्र करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये संधारित्रों का संयोजन क्या चीज होती है, कैसे हम एक संधारित्र, दो संधारित्र, तीन संधारित्र किसी विद्युत परिपथ में जब जोड़ देते हैं तो उस परिपथ की धारिता में कैसे वृद्धि हो जाती है, कैसे कमी आ जाती है। आइए इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। बच्चों, संधारित्रों के संयोजन से जो तात्पर्य है वो ये है कि किसी विद्युत परिपथ की धारिता को बढ़ाने के लिए उस परिपथ के किसी एक टर्मिनल में एक ओर या दोनों टर्मिनल्स के ठीक बीचों बीच कैसे हम कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सर्किट होता है। इस आधार पर बच्चों परिपथ में संधारित्रों को हम दो तरह से जोड़ते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इन एनी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सर्किट। उनको हम नाम देते हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। पहले मैं इनको दोनों को आपको कंपेयरिंग मोड में बताऊंगा, फिर इनका अलग अलग आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे ये बढ़ाते हैं कैपेसिटी को, कैसे ये घटाते हैं कैपेसिटी को। सीरीज कॉम्बिनेशन को मान लीजिए आपको डिफाइन करने को है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, हाउ द कैपेसिटी ऑफ द सर्किट अफेक्ट बाय दिस कॉम्बिनेशन। किस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ की धारिता प्रभावित होती है। आइए इस पर पहले बात करते हैं। देखिए यहां हमने तीन कैपेसिटर्स लिए हैं और उन कैपेसिटर्स को हमने डिफाइन किया है कि एक की कैपेसिटी ये है C1 है, दूसरी की कैपेसिटी C2 है, तीसरी की कैपेसिटी C3 है। कैसे ये कहा जाएगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है? मैं आपसे बताऊं कि देखिए हम जो कैपेसिटर है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऐसे दो पैरेलल सेम लेंथ की सेम एरिया की प्लेटें और ये दो उसके टर्मिनल, एक टर्मिनल बी टर्मिनल, ऐसे आप क्रम से रख दीजिए इनको।
तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्मिनल, इसको कहते हैं सेकंड टर्मिनल। ये इसका फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा, ये इसका सेकंड टर्मिनल हो जाएगा। यदि आप एक कैपेसिटर का सेकंड टर्मिनल लेकर के नेक्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, तो अब देखिए आपके पास क्या बचा। एक्सटर्नल जो सर्किट है उसके दो टर्मिनल्स को जोड़ने के लिए फर्स्ट कैपेसिटर का ए एंड सेकंड कैपेसिटर का बी टर्मिनल बचता है। यानी जब हम दो या अधिक कैपेसिटर्स को इस तरह से कंबाइन करते हैं कि सेकंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कंबाइंड विथ फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर, देन इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। किसी परिपथ में जब हम दो या अधिक संधारित्रों को इस तरह से समूहित करते हैं कि प्रथम संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इसे हम श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। इस प्रकार के समूहन में बाह्य परिपथ से संयोजन के लिए पहले संधारित्र का पहला सिरा, पहले संधारित्र का पहला सिरा उपलब्ध रहता है और अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा उपलब्ध रहता है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, उसको अपन क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब आपने देख लिया कि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जो बाह्य परिपथ है, एक्सटर्नल सर्किट है, उससे आपने भी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इनपुट कर दिया पूरे सर्किट में। तो होगा क्या कि देखिए ये जो चार्ज है एक ही लाइन में है सिंपली, तो चार्ज इज नॉट डिवाइड हियर। लेकिन जो ये चार्ज है उसके कारण भाई इसकी कैपेसिटी, इतना ही चार्ज इसमें जब जाता है तो चूंकि इसकी कैपेसिटी C1 है तो उसका जो लेवल है वो एक निश्चित लेवल पर हो जाएगा, जिसे हम विभव के रूप में कहते हैं। विभव क्या होता है, लेवल ऑफ द चार्ज होता है। तो इनकी जो कैपेसिटी है अलग अलग होने के कारण एक सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज जब में इनपुट किया जाता है तो उनका लेवल अलग अलग होता है। उसको हम कहते हैं कि इनके जो पोटेंशियल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी अगर हम लिखने की बात करें तो हम ऐसा लिखते हैं कि मान लेते हैं कि चित्रानुसार C1, C2 और C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनमें बाह्य परिपथ के द्वारा भी विभव आरोपित किया गया है। चित्रानुसार समान आवेश Q प्रवाहित होने के कारण यह आवेश धारिता के आधार पर उनको विभव प्रदान करता है। मान लेते हैं कि ये कुल विभव भी इनकी धारिता के अनुपात में किस तरह से डिवाइड हो जाता है, क्रमशः V1, V2 और V3 के रूप में डिवाइड हो जाता है। ठीक, यानी जो टोटल पोटेंशियल अप्लाइड आपने किया तो वो किस रूप में डिवाइड हो गया, इस तरह से V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में। अब आप जानते हैं कि आपको कैपेसिटी को यहां एक्सप्रेस करना है कि बढ़ेगी कैपेसिटी कि घटेगी कैपेसिटी, तो आप क्या करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किंतु सूत्र से, सूत्र क्या होता है आपका धारिता का, C इज इक्वल टू होता है Q अपान V। यहां आपको V देखना है तो इससे आ जाएगा V इज इक्वल टू Q अपान C। अतः जैसे मान लीजिए आपको C1 की वैल्यू निकालनी है तो C1 बराबर हो जाएगा कितना, Q, ये चेंज नहीं होता, V1। C2 क्या हो जाएगा, Q चेंज नहीं होता, Q अपान V2। C3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Q अपान V3। यानी इससे देखिए C ऐसे आ गया। अब यहां निकालना आपको V है तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू मिल जाएगा Q अपान C1। इससे मिल जाएगा
V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और इससे मिल जाएगा V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। अब देखिए आपके पास V इज इक्वल टू Q अपॉन C आ गया, V1 की वैल्यू V आ गई, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू की आपने बेसिक कॉन्सेप्ट से यहां पर लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको रख दीजिए। तब आप ऐसा लिखेंगे कि समीकरण 1 से आपको क्या मिल जाता है, V मीन्स Q अपॉन C, Q अपॉन C और इधर Q अपॉन C, इधर मिल जाएगा Q अपॉन C2, इधर मिल जाएगा Q अपॉन C। देखिए कितना सिंपल है। अब आपको केवल क्या चाहिए, धारिता। ये समीकरण अपने आप दिखाता है कि ये दीज आर सेम थिंग्स। तो अगर हम इसको इस तरह से कहते हैं अगली लाइन में कि ये Q अपॉन जो C है, अगर हम Q को इधर उभयनिष्ठ होने के कारण, कॉमन होने के कारण आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट ले लें तो अंदर बचेगा 1 अपॉन C1, इधर बचेगा 1 अपॉन C2 और इधर बचेगा 1 अपॉन C3। तो इस तरह से Q अपॉन C इक्वल टू ये मिल गया। अब आप Q और Q को बोथ साइड से कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको जो कैपेसिटी का रिजल्टेंट फार्मूला मिलता है वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका बेसिक फार्मूला है वो आपको इस तरह से मिल जाता है। अब कभी कभी आपको बताना पड़ता है कि कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो आप देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में यानी बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। यहां आपको लिखना पड़ता है, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम होता है वह अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। यहां अपन कॉन्सेप्ट की बात थोड़ा सा कर ही लेते हैं बच्चों। वो क्या, वो ये कि जैसे मान लीजिए आपने ये फार्मूला डेराइव कर लिया, ये फार्मूला आपने डेराइव कर लिया। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या घटती है क्या बढ़ती है, इससे ये तो क्लियर नहीं हुआ, तो कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि समान धारिता, जैसे मान लीजिए C धारिता के N संधारित्र आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, ठीक है। और ऐसा करने पर जो परिणामी धारिता है वो C रिजल्टेंट के रूप में आपको मिलती है। ये इस समीकरण को अपन थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, इसका विस्तार करते हैं। मतलब समान धारिता C के N संधारित्र आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब आपको परिणामी धारिता C मिलती है। तब इस 3 से आपको क्या हो जाएगा, C रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन C कितने बार, N टाइम्स हो जाएगा, N टाइम्स, ठीक। तो 1 अपॉन C रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, N इंटू 1 अपॉन C। यानी आपको जो परिणामी धारिता मिलती है श्रेणी क्रम संयोजन में वो मिल जाती है C अपॉन N। यानी इसको आप कह सकते हैं 1 अपॉन N इंटू C। और ये C क्या है, एक संधारित्र की धारिता है। मतलब आप कहेंगे कि अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता एक संधारित्र की धारिता का n वां भाग होती है। अर्थात श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन से परिणामी धारिता का मान घट जाता है। एग्जाम्पल 2 लिए तो 1/2, 3 लिए तो C/3, मतलब 2 लिए तो आधी हो गई, 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ी तो 1/3 हो गई, तिहाई हो गई। तो इस तरह से, यानी दूसरा रूप इसका यह होगा कि जब हमें किसी परिपथ की धारिता का मान कम करना हो तो एक निश्चित धारिता का संधारित्र परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए। इस तरह से इसको हम
जरूर याद रखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो पूछेगा तो आपसे डेरिवेशन पूछेगा, और इन केस आपसे पूछा जाता है कि फैक्चुअल पूछा जाता है तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा खाली स्थान में या सत्य असत्य में, तब आपसे पूछा जाएगा कि संधारित्र को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता में कमी आती है, सत्य तो आप ट्रू करेंगे, या कमी आती है या वृद्धि होती है उसको खाली स्थान, तो क्या होता है तब आपको जानना चाहिए कि सीरीज में जोड़ते हैं तो कम होता है। अब आइए देखते हैं पैरेलल में जब हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ दिस सर्किट है वो कैसे अफेक्ट होती है। देखिए, पहले तो आपको इसमें भी परिभाषा देना चाहिए कि व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। आपको बताना चाहिए कि जब हम 2, 4 या कई संधारित्रों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें कि प्रत्येक संधारित्र का एक टर्मिनल, प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा, आप चित्र में देख लीजिए, प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा जिसको हमने एक ओर लगाया है, इसलिए कहेंगे ऑफ ईच कैपेसिटर्स ए टर्मिनल कंबाइंड विथ 1 पॉइंट। देखिए, इसको भी ए कहिए, इसको भी ए कहिए, इसको भी ए कहिए, तो ईच टर्मिनल ए ऑफ द कैपेसिटर्स आर कंबाइंड विथ 1 सिंगल पॉइंट। प्रत्येक संधारित्र का एक सिरा बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए एक बिंदु पर, और इसी तरह से सभी संधारित्रों के दूसरे सिरों को बाह्य परिपथ के दूसरे टर्मिनल से जोड़ने के लिए दूसरे सिरे, दूसरे बिंदु से कंबाइन कर दिए जाए, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है बच्चों वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें आपने पैरेलल कंबाइन कर दिया इनको और बाहरी परिपथ से इसमें भी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। देखिए, उससे ये कैसे पृथक है, उसमें क्या होता था कि पहले का सेकंड टर्मिनल और सेकंड के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ता था। इसमें क्या है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके फर्स्ट टर्मिनल्स को आप एक और जोड़ दीजिए और सेकंड टर्मिनल्स को सेकंड टर्मिनल के रूप में जोड़ दीजिए, तब इसमें जो एक्सटर्नल सर्किट है वो आपका फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल एक तरफ से जुड़ जाएगा। अब इसमें होता क्या है, देखिए, जब आप भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसमें पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अब 2 सिरे पहले से ही बनाए गए हैं, तो इसमें पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता। तो क्या डिवाइड होता है, जब यहां से ये चार्ज जाता है जो आपका Q, तो ये चार्ज ऐसे डिवाइड हो जाता है, ये C1 है तो पहले भर गया, जितना भरा उसको Q1 पार्ट मिल गया, उसको दूसरे को Q2 पार्ट मिल गया और तीसरे को Q3 पार्ट मिल गया। मतलब इसमें क्या डिवाइड होता है, टोटल चार्ज, टोटल गिवन चार्ज डिवाइड होता है, यानी Q इज डिफाइंड एज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे डिवाइड हो जाता है। अब आप जानते हैं क्या निकालना है, आपको निकालना है कैपेसिटी, तो किंतु परिभाषा से आप क्या जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, या इसको कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है CV। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि वी हैव द एक्सप्रेशन एज Q, इसलिए यहां से आप Q का मान निकाल लीजिए। तो Q इज इक्वल टू CV हो गया। अब इसमें Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, C1 इंटू V, क्योंकि वोल्टेज डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू V और Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा C3 इंटू V। इन सभी वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर आप लिख दीजिए कि इस प्रकार समीकरण 1 से आपको क्या मिलता है, Q की वैल्यू रखेंगे क्या, C इंटू, इसकी रखेंगे C1 इंटू V, इसकी रखेंगे C2 इंटू V और थर्ड से रखेंगे C3 इंटू V। V जो है आप देख रहे हैं वो सब में कॉमन है, तो यहाँ C1 हो जाएगा, यहाँ C2 हो जाएगा, यहाँ C3 हो जाएगा। अगर V को बोथ साइड से कैंसिल आउट कर दें तो आपको मिल जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी आप इसको कहेंगे कि अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम संयोजन में
परिणामी धारिता जो होती है सभी संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। अब इसको भी कैसे कहेंगे कि बढ़ती है कि घटती है? इसके लिए आप वही एक चीज निकालिए। मान लेते हैं कि समान धारिता C के n संधारित्र आप पैरेलल कंबाइन कर देते हैं और ऐसा करने पर जो परिपथ की परिणामी धारिता है वो C रिजल्टेंट होती है। तब आप देखिए परिणामी धारिता बराबर क्या होगी? C प्लस C कितने टाइम? n टाइम। तो इसको हम कह सकते हैं कि C रिजल्टेंट इक्वल टू आ जाता है n इंटू C, यानी एक संधारित्र की धारिता का n गुना। अर्थात यदि समान धारिता के संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित कर दें तो परिणामी धारिता एक संधारित्र की धारिता का n गुना हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। अब दूसरा रूप इसका प्रश्न कैसे आता है कि यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में समूहित कर दिया जाए, पैरेलली इनको हम कंबाइन कर दें, तो सर्किट की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी जब सर्किट की कैपेसिटी बढ़ाना हो तब आप पैरेलल में कंबाइन कर दीजिए, और जब सर्किट की कैपेसिटी घटाना हो तब इनको कैसे कंबाइन कर दीजिए? सीरीज में कंबाइन कर दीजिए। तो इस तरह से बच्चों ये होता है कैसे हम सर्किट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कॉम्बिनेशन पैरेलल करते हैं या कॉम्बिनेशन सीरीज में करते हैं। तो ये बहुत ही खास कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट यूनिट में और हर परीक्षा में आता है, इसलिए मैं कहूंगा इसका ये स्वरूप और इसका जो एप्लीकेशन आता है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम पैरेलली कंबाइन करके, कैसे सीरीज कंबाइन, कुछ सीरीज में तो कुछ पैरेलल में कंबाइन करके और कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट कैपेसिटी को। तो अगला वीडियो भी देखना मत भूलिए। अगले वीडियो पर हम मिलेंगे कि कैसे न्यूमेरिकली इनको कैलकुलेट करते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटी। थैंक यू।